चैप्टर 7 आरसीएम एंड ईसीओ। दो टाइप का आरसीएम है, आरसीएम अंडर सीजीएसटी, आरसीएम अंडर आईजीएसटी। आरसीएम अंडर सीजीएसटी, आरसीएम अंडर आईजीएसटी। आरसीएम अंडर सीजीएसटी 18 पॉइंट है, आरसीएम अंडर आईजीएसटी 2 पॉइंट है। आरसीएम अंडर आईजीएसटी, एनी सर्विसेज सप्लाइड बाय एनी पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू एनी पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। दैट मीन्स अगर कोई भी सर्विसेज सप्लाई कर रहा है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से टैक्सेबल टेरिटरी में, वो पर्सन लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में, तो जो पर्सन लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में वो सर्विस रिसीव कर रहा है लेकिन उसको ही टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये केस में आरसीएम के केस में लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी जो पर्सन रहेगा उसको टैक्स भरना पड़ेगा। सेकेंड केस, एनी पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम स्टेशन इन इंडिया। इम्पोर्टर लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, अभी कोई भी इम्पोर्टर टैक्सेबल टेरिटरी में कोई भी गुड्स इंपोर्ट कर रहा है बाय वेसल, तो जो पर्सन टैक्सेबल टेरिटरी में उसको टैक्स भरना पड़ेगा। तो चाहे गुड्स इंपोर्ट करो चाहे सर्विसेज इंपोर्ट करो, अंडर आईजीएसटी जो पर्सन टैक्सेबल टेरिटरी में रहेगा उसको टैक्स भरना पड़ेगा। अंडर आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, एनी पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी उसको टैक्स भरना पड़ेगा। आरसीएम अंडर सीजीएसटी सेक्शन 9394, सेक्शन 9394 एंड आरसीएम अंडर आईजीएसटी सेक्शन 5354, 9394, 5354, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एंड 4, सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 एंड 4। टैक्स पेबल बाय द रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, टैक्स पेबल बाय द रेसिपिएंट of goods or services or both on reverse charge mechanism in the following two cases. Section 9 subsection 3, section 9(3) supply of goods or services or both notified by government on the recommendation of the GST Council. Section 9 subsection 4 supply of notified categories of goods or services or both by an unregistered supplier to an notified class of registered person। अभी जो भी notified goods है तो अगर उसको अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर परचेज कर रहा है रजिस्टर्ड पर्सन तो उसको आरसीएम में पेमेंट करना पड़ेगा। नोटिफाइड कैटेगरीज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ अंडर सेक्शन 94। अंडर सेक्शन 93 जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट ने ऑलरेडी नोटिफाइड किया हुआ है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, तो उसको जो आरसीएम में पेमेंट करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 93। तो खाली अंडर सेक्शन 93 और 94 आरसीएम के लिए, अंडर सेक्शन 93 94 अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर से सर्विसेज लेते हैं तो आरसीएम में पेमेंट करना पड़ेगा। अंडर सेक्शन 94 ऑल द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट शैल अप्लाई टू द रेसिपिएंट एज इफ he is the person liable for paying tax on supply of such goods or services or both. All the provision of CGST Act shall apply to the recipient as if he is the person liable for paying tax on supply of such goods or services. As per section 94 registered promoter माने बिल्डर, registered promoter receive following 3 ही गुड्स और सर्विसेज और बोथ फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर लाइबल टू पे टैक्स ऑन आरसीएम। तो सेक्शन 94 में सिर्फ और सिर्फ 3 गुड्स और सर्विसेज है जो कि बिल्डर परचेज करेगा, तो बिल्डर को अनरजिस्टर्ड सप्लायर को आरसीएम में पेमेंट करना पड़ेगा। आरसीएम में पेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, किसको? बिल्डर को। ओनली ऑन 3 अंडर सेक्शन 94 में सिर्फ और सिर्फ तीन गुड्स और सर्विसेज है। As per section 94 registered promoter received following 3 goods or services or both from unregistered supplier liable to pay tax on RCM। अभी वो 3 गुड्स और सर्विसेज क्या क्या है? सीमेंट, कैपिटल गुड्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट ऑन विच टैक्स इज पेबल और पेड एट प्रिस्क्राइब्ड रेट। पहला तो सीमेंट हो गया, सीमेंट अगर बिल्डर कभी भी परचेज करता है तो उसको आरसीएम में पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरा कैपिटल गुड्स जिस पे प्रिस्क्राइब्ड रेट लगता है उस पर आरसीएम में पेमेंट करना पड़ेगा बिल्डर को, बिल्डर यानी प्रमोटर, रजिस्टर्ड प्रमोटर। नंबर 3 सप्लाई ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच कंस्टिट्यूट शॉर्टफॉल फ्रॉम मिनिमम वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ
required to be purchased by promoter for construction of project in financial year or part till the date of completion of certificate or first occupation, whichever is earlier. Under section 9(4), registered person received following three goods or services or both from unregistered supplier liable to pay tax on RCM. देयर आर ओनली थ्री गुड्स और सर्विसेज, सीमेंट, कैपिटल गुड्स या फिर शॉर्ट फॉल फॉर मिनिमम फ्रॉम द टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर। तो सिर्फ और सिर्फ तीन, सेक्शन 9(4) में सिर्फ और सिर्फ तीन गुड्स पे RCM में पेमेंट करना है, सीमेंट, कैपिटल गुड्स और शॉर्ट फॉल फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिक्वायर्ड टू बी परचेज बाय प्रमोटर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट इन अ फाइनेंशियल ईयर और पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अभी आता है सेक्शन 9(3). सेक्शन 9(3) में टोटल 18 सर्विसेज है। अंडर एज पर सेक्शन 9(3) 18 सर्विसेज वेयर टैक्स इज पेबल बाय द रेसिपिएंट, जो सर्विस रिसीव करेगा उसको पेमेंट करना है अंडर RCM। सेक्शन 9(3) में टोटल 18 सर्विसेज है। तो IGST में ओनली 2 सर्विसेज था और सेक्शन 9(4) में ओनली 3 गुड्स और सर्विसेज है। लेकिन सेक्शन 9(4) में सिर्फ 3 गुड्स और सर्विसेज है और सेक्शन 9(3) में 18 सर्विसेज वेयर टैक्स इज पेबल बाय द रेसिपिएंट। नंबर 1, सर्विसेज सप्लाइड बाय इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। मतलब ये कि एडवोकेट हो या सीनियर एडवोकेट हो या फिर एडवोकेट का फर्म हो, अगर ये तीनों एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट या फिर सीनियर एडवोकेट अगर सर्विसेज सप्लाइड कर रहे हैं टू एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो जो जिस बिजनेस एंटिटी को एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट जो सर्विस दे रहे हैं तो बिजनेस एंटिटी को पेमेंट करना पड़ेगा। जो इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट जो सर्विसेज दे रहा है तो एनी बिजनेस एंटिटी एडवोकेट के केस में बिजनेस एंटिटी को अगर वो सर्विस देगा तो बिजनेस एंटिटी को टैक्स भरना पड़ेगा अंडर RCM अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3। पॉइंट 2, सर्विसेज सप्लाइड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर कुछ भी सर्विसेज देता है एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, एनी बिजनेस एंटिटी, तो एडवोकेट के केस में भी बिजनेस एंटिटी को टैक्स भरना पड़ेगा और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के केस में भी बिजनेस एंटिटी को ही टैक्स भरना पड़ेगा। एनी बिजनेस एंटिटी एडवोकेट के केस में भी एनी बिजनेस एंटिटी और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के केस में भी एनी बिजनेस एंटिटी। नंबर 3, सर्विसेज सप्लाइड बाय मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी टू सर्विसेज सप्लाइड बाय मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी टू RBI। अगर कोई भी ओवरसीइंग कमेटी ने सर्विस दिया है RBI को तो RBI को टैक्स भरना पड़ेगा। RBI को टैक्स कभी भरना पड़ेगा जब मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी ने RBI को कोई भी सर्विस दिया है, ओवरसीइंग कमेटी ने जब दिया है ओवरसीइंग कमेटी तो RBI को टैक्स भरना पड़ेगा। सर्विसेज सप्लाइड बाय मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी टू RBI, तो RBI को टैक्स भरना पड़ेगा अंडर RCM अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3। नंबर 4, सर्विसेज सप्लाइड बाय एनी पर्सन बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। अगर कोई भी एनी पर्सन सर्विस देता है बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप देता है टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म, तो RCM में बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को टैक्स भरना पड़ेगा। स्पॉन्सरशिप के केस में बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप को टैक्स भरना है अंडर RCM अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑफ CGST एक्ट 2017। अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में अगर एनी पर्सन सर्विस देता है बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप
टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। तो बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म को टैक्स भरना है। बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को स्पॉन्सरशिप के केस में टैक्स भरना है अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑफ CGST एक्ट 2017। पॉइंट नंबर 5, सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट टू द कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब ये कि डायरेक्टर ने अपने कंपनी या अपने ही कंपनी के डायरेक्टर ने अपने ही कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को कोई भी सर्विस दिया है लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। कंपनी कहाँ होना चाहिए? लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। और अपने ही कंपनी में डायरेक्टर ने कोई सर्विस दिया है तो कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को RCM में टैक्स भरना पड़ेगा। कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को डायरेक्टर ने अगर सर्विस दिया है तो कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट को ही टैक्स भरना है RCM में। कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को, डायरेक्टर को नहीं भरना है। डायरेक्टर ने अगर कोई भी सर्विस दिया है कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को तो कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को अंडर RCM अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑफ CGST एक्ट 2017 टैक्स भरना है कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को। पॉइंट नंबर 6, सर्विसेज सप्लाइड बाय इंश्योरेंस एजेंट टू एनी पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। अभी कोई भी सर्विस इंश्योरेंस एजेंट है, इंश्योरेंस एजेंट ने एनी पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस, जो कोई भी इंश्योरेंस बिजनेस चला रहा है, इंश्योरेंस एजेंट ने इंश्योरेंस बिजनेस वाले को कोई भी सर्विस दिया है तो जो इंश्योरेंस बिजनेस चला रहा है, एनी पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस, तो जो इंश्योरेंस बिजनेस चला रहा है उसको अंडर RCM में टैक्स भरना पड़ेगा। अगर इंश्योरेंस एजेंट ने इंश्योरेंस बिजनेस चलाने वाले को कोई भी सर्विस दिया है तो जो इंश्योरेंस बिजनेस चला रहा है, एनी पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस, उसको टैक्स भरना है। जो पर्सन इंश्योरेंस बिजनेस चला रहा है, इंश्योरेंस एजेंट को नहीं भरना है। इंश्योरेंस एजेंट ने अगर सर्विस दिया है कोई भी, एनी पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस, तो जो इंश्योरेंस बिजनेस चला रहा है उसको टैक्स भरना है अंडर RCM। नंबर 7, रिकवरी एजेंट। सर्विसेज सप्लाइड बाय रिकवरी एजेंट टू बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट है जो रिकवर करके देता है पैसा, वो कोई भी सर्विस अगर दे रहा है बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो टैक्स जो भरना पड़ेगा अंडर RCM वो किसको भरना पड़ेगा? बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को ही टैक्स भरना पड़ेगा। जो रिकवरी एजेंट है, जो दादा भाई लोग हैं जो बैंक के लिए रिकवरी करके देते हैं, उनको टैक्स नहीं भरना है। बैंक को टैक्स भरना पड़ेगा। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये लोग को टैक्स भरना पड़ेगा। रिकवरी एजेंट को टैक्स नहीं भरना है। ना तो इंश्योरेंस एजेंट को टैक्स भरना है, ना तो रिकवरी एजेंट को टैक्स भरना है। अगर इंश्योरेंस एजेंट ने कोई भी सर्विस दिया है इंश्योरेंस बिजनेस चलाने वाले को, तो इंश्योरेंस बिजनेस जो कैरी कर रहा है इंश्योरेंस बिजनेस, उसको देना पड़ेगा टैक्स। और रिकवरी एजेंट के केस में भी रिकवरी एजेंट को टैक्स नहीं देना है। बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को टैक्स भरना है अंडर RCM। पॉइंट नंबर 8, सर्विसेज सप्लाइड बाय इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म और LLP टू बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट DSA, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म और LLP, तो उसका जो इंडिविजुअल है वो इंडिविजुअल होना चाहिए। कोई भी फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट या फिर LLP नहीं होना चाहिए। और वो अगर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, जो सर्विस दे रहा है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अगर सर्विस दे रहा है बैंकिंग कंपनी और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, बैंकिंग कंपनी सिर्फ और सिर्फ 2 ही कवर है, बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। बैंकिंग कंपनी और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट ने कुछ भी सर्विस दिया बैंकिंग कंपनी और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो बैंकिंग कंपनी और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को ही टैक्स भरना है अंडर RCM। तो RCM में टैक्स किसको भरना पड़ेगा? बैंकिंग कंपनी और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को। इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के केस में भी बैंकिंग कंपनी और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को ही टैक्स भरना पड़ेगा। इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, पार्टनरशिप फर्म नहीं होना चाहिए, LLP नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो है
इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट वो सिर्फ एजेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए, और सर्विस दे रहा है बैंकिंग कंपनी और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो जो जो जीएसटी जो भरेगा वो भरेगा बैंकिंग कंपनी और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को टैक्स भरना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 9, बिजनेस फैसिलिटेटर, सर्विसेज सप्लाइड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर टू बैंकिंग कंपनी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। कोई भी बिजनेस फैसिलिटेटर है जो कि बैंकिंग कंपनी को सर्विस दे रहा है, सर्विस सप्लाइड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर बैंकिंग टू बैंकिंग कंपनी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो बिजनेस फैसिलिटेटर को टैक्स नहीं भरना है। बैंकिंग कंपनी जो बिजनेस फैसिलिटेटर जिस बैंकिंग कंपनी को सर्विस देगा, बिजनेस फैसिलिटेटर जिस बैंकिंग कंपनी को सर्विस देगा उस बैंकिंग कंपनी को टैक्स भरना है अंडर आरसीएम। अगर कोई भी सर्विस बिजनेस फैसिलिटेटर बैंकिंग कंपनी को दे रहा है तो बैंकिंग कंपनी को टैक्स भरना है, ना कि बिजनेस फैसिलिटेटर को। तो बैंकिंग कंपनी को ही टैक्स भरना पड़ेगा अंडर आरसीएम। पॉइंट नंबर 10, सर्विसेज सप्लाइड बाय एजेंट ऑफ बिजनेस करेस्पोंडेंट टू बिजनेस करेस्पोंडेंट, सर्विसेज सप्लाइड बाय एजेंट ऑफ बिजनेस करेस्पोंडेंट टू बिजनेस करेस्पोंडेंट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो अगर कोई भी एजेंट ऑफ बिजनेस करेस्पोंडेंट है, एजेंट ऑफ बिजनेस करेस्पोंडेंट है और वो सर्विस दे रहा है बिजनेस करेस्पोंडेंट को, तो बिजनेस करेस्पोंडेंट को टैक्स भरना है, ना कि एजेंट को टैक्स भरना है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ऊपर किसी भी एजेंट को टैक्स नहीं भरना है, ना तो इंश्योरेंस एजेंट को टैक्स भरना है, ना तो रिकवरी एजेंट को भरना है, ना तो इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट को टैक्स भरना है, ना तो एजेंट ऑफ बिजनेस करेस्पोंडेंट को टैक्स भरना है। अगर इंश्योरेंस एजेंट किसी इंश्योरेंस बिजनेस को सर्विस दे रहा है, रिकवरी एजेंट किसी बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को सर्विस दे रहा है, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट किसी बैंकिंग कंपनी या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को सर्विस दे रहा है, या फिर एजेंट ऑफ बिजनेस करेस्पोंडेंट किसी बिजनेस करेस्पोंडेंट को सर्विस दे रहा है, तो बिजनेस करेस्पोंडेंट को टैक्स भरना है। इंश्योरेंस एजेंट के केस में जो इंश्योरेंस बिजनेस चला रहा है, रिकवरी एजेंट के केस में बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को टैक्स देना है। इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के केस में बैंकिंग कंपनी या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को टैक्स देना है। एजेंट ऑफ बिजनेस करेस्पोंडेंट के केस में बिजनेस करेस्पोंडेंट को ही टैक्स देना है, ना कि एजेंट को टैक्स देना है अंडर आरसीएम अंडर सेक्शन 9(3) ऑफ CGST एक्ट 2017। पॉइंट नंबर 11, सर्विसेज सप्लाइड बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स where cost of fuel is included in the consideration charge from the services recipient and does not issue tax invoice, that is after charging CGST 6%, SGST 6% to any body corporate। मतलब ये कि कोई भी पर्सन एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, और वो सर्विस दे रहा है किसको, एनी बॉडी कॉर्पोरेट को बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर वेयर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन चार्ज फ्रॉम सर्विस रेसिपिएंट। अभी कोई भी गाड़ी वाला जिसके पास एक गाड़ी है वो सर्विस दे रहा है किसको, एनी बॉडी कॉर्पोरेट को। वो गाड़ी वाला कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। तो जो मोटर व्हीकल है जिसका, लेकिन उसमें क्या है, डिजाइन टू कैरी पैसेंजर, वो पैसेंजर कैरी करना चाहिए। वो जो मोटर व्हीकल है उसके पास, वो अगर पैसेंजर लेके जाता है, किसी एनी बॉडी कॉर्पोरेट का पैसेंजर कहीं लेके जाता है, लेकिन वेयर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन चार्ज फ्रॉम द सर्विस रेसिपिएंट, उस जो सर्विस चार्ज करेगा, जो भी भाड़ा लेगा एनी बॉडी कॉर्पोरेट से, जो भी भाड़ा लेगा उस भाड़े में उसका कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूड होना चाहिए। उसका कॉस्ट ऑफ फ्यूल अलग से नहीं होना चाहिए। जो भी भाड़ा लिया, समझो 100 रुपया अगर भाड़ा लिया एनी बॉडी कॉर्पोरेट से कोई भी गाड़ी वाला जिसके पास मोटर व्हीकल है टू कैरी पैसेंजर्स, तो उसको पहली बार तो वो GST का बिल नहीं इशू करना चाहिए। कौन सा CGST लगा के 6% SGST मतलब 12% GST का बिल नहीं होना चाहिए। पहला कंडीशन तो वो ये है, तभी बॉडी कॉर्पोरेट RCM में पेमेंट करेगा, नहीं तो बॉडी कॉर्पोरेट RCM में पेमेंट नहीं करेगा। एनी पर्सन, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। बाय वे ऑफ क्या है, रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर, वो क्या करता है, कैरी करता है पैसेंजर्स को, लेकिन उसमें कॉस्ट
कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूड होना चाहिए। कंसीडरेशन चार्ज फ्रॉम एनी बॉडी कॉर्पोरेट, जो भी बॉडी कॉर्पोरेट से चार्ज कर रहा है कंसीडरेशन उसमें इंक्लूड होना चाहिए, और वो जीएसटी का बिल 12% लगा के नहीं देना चाहिए। तो बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो जीएसटी भरेगा अंडर आरसीएम, अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3। रेंटिंग मोटर वाला है, कोई भी सर्विस दे रहा है एनी बॉडी कॉर्पोरेट को, तो रेंटिंग मोटर वाले को नहीं भरना है टैक्स। एनी बॉडी कॉर्पोरेट जो है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट को जिसको सर्विस दे रहा है वो बॉडी कॉर्पोरेट टैक्स भरेगा अंडर आरसीएम। नंबर 12, सर्विसेज सप्लाइड बाय लेंडर सर्विस ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी टू बोरोवर टू दी बोरोवर। कोई भी सर्विस है, कोई भी लेंडर है, लेंडर क्या दे रहा है? सर्विस ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी, सर्विस ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी दे रहा है लेंडर टू दी बोरोवर। तो जो बोरो करेगा, जो बोरोवर है, उसको आरसीएम में टैक्स भरना पड़ेगा। लेंडर को टैक्स नहीं भरना है। जो लेंडर सर्विस ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी, सर्विस सप्लाइड बाय लेंडर सर्विस ऑफ लेंडिंग सिक्योरिटी, लेंडर क्या दे रहा है? लेंडर जो दे रहा है सर्विस ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी दे रहा है, तो उस किसको दे रहा है? बोरोवर को। तो बोरोवर को आरसीएम में टैक्स भरना है अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3। बोरोवर को टैक्स भरना है, ना कि लेंडर को टैक्स भरना है। जब लेंडर सर्विस दे रहा है लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी का, लेंडर सर्विस दे रहा है लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी का, किसको दे रहा है? बोरोवर का, बोरोवर को। तो बोरोवर को टैक्स भरना पड़ेगा, ना कि लेंडर को टैक्स भरना पड़ेगा। तो लेंडर के केस में बोरोवर, लेंडर अगर सर्विस दे रहा है लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी का टू दी बोरोवर, तो बोरोवर को टैक्स भरना है अंडर आरसीएम। पॉइंट नंबर 13, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट सिक्योरिटी सर्विस दे रहा है। कौन सी सर्विस? सिक्योरिटी सर्विस। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल। अगर कोई भी सिक्योरिटी पर्सोनल सर्विस दे रहा है किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट सिक्योरिटी सर्विस दे रहा है किसको? रजिस्टर्ड पर्सन को, तो रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स भरना पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन दिस एंट्री शैल अप्लाई, रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 अंडर कंपोजिशन स्कीम। नंबर 2, डिपार्टमेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी or government agencies which has taken registration only for the purpose of deducting tax under section 51। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है, सर्विस लेता है एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, किस लिए सर्विस लेता है? सिक्योरिटी सर्विसेज लेता है। सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल का सिक्योरिटी अगर प्रोवाइड कर रहा है कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो रजिस्टर्ड पर्सन को देना पड़ेगा टैक्स, ना कि एनी जो पर्सन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो जो भी रजिस्टर्ड पर्सन रहेगा, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन अगर कोई भी कंपोजिशन डीलर है या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो फिर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फिर जो सर्विस दे रहा है, जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कंपोजिशन डीलर या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का या फिर गवर्नमेंट एजेंसी का पर्सन है, तो फिर उसी रजिस्टर्ड पर्सन को देना पड़ेगा। वापस से बोल रहा हूँ, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज सिक्योरिटी सर्विस, अगर सिक्योरिटी सर्विस दे रहा है किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, लेकिन वो रजिस्टर्ड पर्सन कंपोजिशन डीलर या फिर गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए, जो कि खाली रजिस्ट्रेशन नंबर लेके बैठा है टीडीएस काटने के लिए। तो वो अगर रजिस्टर्ड पर्सन कंपोजिशन डीलर वाला नहीं है या फिर टीडीएस वाला गवर्नमेंट नहीं है, तो फिर रजिस्टर्ड पर्सन को ही टैक्स भरना पड़ेगा अंडर आरसीएम। अगर सिक्योरिटी सर्विस लिया है तो रजिस्टर्ड पर्सन को ही टैक्स भरना पड़ेगा अंडर आरसीएम। जो सिक्योरिटी सर्विस दे रहा है उसको नहीं भरना है। तो जो रजिस्टर्ड पर्सन जो सर्विस ले रहा है सिक्योरिटी सर्विस, तो रजिस्टर्ड पर्सन को ही टैक्स भरना है अंडर आरसीएम, अंडर सेक्शन 9(3) और 9(4) ऑफ सीजीएसटी एक्ट, अंडर सेक्शन 9(3) और 5(3), अंडर सेक्शन 9(3) और 5(3) ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी एक्ट 2017। पॉइंट नंबर 14, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी टू एनी बिजनेस एंटिटी, गवर्नमेंट ने किसी भी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया है लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो वो जो बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया है वो बिजनेस एंटिटी को आरसीएम में टैक्स भरना पड़ेगा अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन 3। तो एनी बिजनेस एंटिटी
जो लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में, गवर्नमेंट से सर्विस अगर लिया है उसने बिजनेस एंटिटी ने, तो बिजनेस एंटिटी को देना पड़ेगा। लेकिन वो सर्विस अगर ये 4 सर्विस है तो नहीं भरना पड़ेगा उसको, बिजनेस एंटिटी को। 4 सर्विस एक्सक्लूड किया है जिसमें आरसीएम नहीं लगता है। 4 सर्विस क्या क्या है? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर गवर्नमेंट का कोई भी प्रॉपर्टी है वो रेंट पे दिया हुआ है तो गवर्नमेंट को ही भरना पड़ेगा, फिर बिजनेस एंटिटी को नहीं भरना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर, अगर कोई भी गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर का सर्विस कोई भी बिजनेस एंटिटी ले रहा है, तो गुड्स और पैसेंजर का सर्विस अगर कोई भी बिजनेस एंटिटी ले रहा है तो भी आरसीएम नहीं लगेगा। सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड और आउटसाइड पोर्ट और एयरपोर्ट। सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल, यहाँ पे क्या था? ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो गया। फिर क्या है? अगर एयरक्राफ्ट और वेसल का भी कोई सर्विस ले रहा है, गवर्नमेंट का वो होना चाहिए, गवर्नमेंट का एयरक्राफ्ट और वेसल का कोई भी बिजनेस एंटिटी सर्विस ले रहा है तो भी आरसीएम नहीं लगेगा। सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, अगर कुछ भी पोस्ट का सर्विस ले रहा है एनी बिजनेस एंटिटी तो भी आरसीएम नहीं लगेगा, तो भी गवर्नमेंट को ही पेड करना पड़ेगा, आरसीएम नहीं लगेगा। अच्छा, पोस्ट कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का पोस्ट होता है। स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू पर्सन अदर देन गवर्नमेंट। पॉइंट नंबर 14 वापस से बोलता हूँ, थोड़ा हार्ड है। सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू एनी बिजनेस एंटिटी एक्सक्लूडिंग 4 सर्विसेज। अगर कोई भी बिजनेस एंटिटी सर्विस ले रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी से, तो बिजनेस एंटिटी को ही टैक्स देना है। लेकिन अगर ये 4 सर्विस को छोड़ के कोई भी सर्विस ले रहा है, एक 4 सर्विस नीचे दिया हुआ है जो कि जिस पे आरसीएम नहीं लगता है, किस पे आरसीएम नहीं लगता है, वो 4 सर्विस क्या क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे अगर बिजनेस एंटिटी ले रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर का सर्विस ले रहा है बिजनेस एंटिटी, तो बिजनेस एंटिटी को पेमेंट नहीं करना है आरसीएम में। सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड और आउटसाइड ऑफ पोर्ट और एयरपोर्ट, एयरक्राफ्ट या वेसल से कोई भी गवर्नमेंट का सर्विस ले रहा है एनी बिजनेस एंटिटी तो भी आरसीएम में नहीं लगेगा। सर्विसेज बाय वे ऑफ पोस्ट क्या कैसा भी हो, स्पीड पोस्ट हो, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट हो, दो ही पोस्ट पे आरसीएम नहीं लगता है, स्पीड पोस्ट और एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट। या फिर कोई लाइफ इंश्योरेंस ले रहा है बिजनेस एंटिटी तो भी आरसीएम नहीं लगेगा। एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू पर्सन अदर देन, एजेंसी सर्विसेज कोई भी एजेंसी सर्विसेज गवर्नमेंट ही कोई भी सर्विस एजेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट ही एजेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट को ही, तो आरसीएम नहीं लगेगा। लाइफ इंश्योरेंस सर्विस दे रहा है एनी बिजनेस एंटिटी को तो भी नहीं लगेगा आरसीएम। स्पीड पोस्ट या फिर एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट दे रहा है एनी बिजनेस एंटिटी को तो भी आरसीएम नहीं लगेगा। एयरक्राफ्ट और वेसल का सर्विस दे रहा है बिजनेस एंटिटी को तो भी आरसीएम नहीं लगेगा। गुड्स और पैसेंजर्स दे रहा है बिजनेस एंटिटी को तो भी आरसीएम नहीं लगेगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी दे रहा है बिजनेस एंटिटी को तो भी आरसीएम नहीं लगेगा। तो 4 केस है: इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल, सर्विसेज बाय वे ऑफ पोस्ट, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, लाइफ इंश्योरेंस। तो अगर बिजनेस एंटिटी को दे रहा है तो ये 4 सर्विसेज में आरसीएम नहीं लगेगा। बाकी कोई भी सर्विस, ये 4 को छोड़ के कोई भी सर्विस एनी बिजनेस एंटिटी ले रही है तो एनी बिजनेस एंटिटी को ही सर्विस देना पड़ेगा, आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 14 क्या था? जो भी सर्विस दे रहा है एनी बिजनेस एंटिटी को। अभी पॉइंट नंबर 14 में क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अभी ऊपर एनी बिजनेस एंटिटी था, अभी यहाँ पे क्या है? अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई भी एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी
गवर्नमेंट अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कर रही है, समझो गवर्नमेंट का कोई जगह खाली पड़ा है, वो किसी भी पर्सन को किसी भी पर्सन को, रजिस्टर्ड पर्सन को अगर उसने दिया, तो जिस रजिस्टर्ड पर्सन को उसने इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दिया है, तो वो रेंट के ऊपर जो आरसीएम भरेगा वो रजिस्टर्ड पर्सन भरेगा, ना कि गवर्नमेंट भरेगा। तो आरसीएम किस पे लगता है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने यूनियन टेरिटरी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी ने रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का सर्विस दिया है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का सर्विस दिया है। किसको दिया है? एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, कोई भी पर्सन रजिस्टर में जीएसटी में रजिस्टर है, गवर्नमेंट ने सर्विस दिया है। एनी पर्सन रजिस्टर्ड इन जीएसटी, तो जो पर्सन रजिस्टर है उसको टैक्स भरना पड़ेगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अगर प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट का रेंट पे लिया है, तो जो पर्सन रजिस्टर्ड है उसको टैक्स भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे 14 और 14A वापस से बोल रहा हूँ, अगर कोई भी सर्विस अगर बिजनेस एंटिटी लेती है गवर्नमेंट से, ये 4 सर्विस छोड़ के, नीचे के 4 सर्विस छोड़ के अगर कोई भी बिजनेस एंटिटी लेती है तो बिजनेस एंटिटी को देना पड़ेगा। लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी गवर्नमेंट का कोई भी पर्सन लेता है, रजिस्टर्ड पर्सन कोई भी लेता है, तो रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये था 14 और 14A। पॉइंट नंबर 15, सर्विसेज सप्लाइड बाय एनी पर्सन बाय वे ऑफ ट्रांसफ़र डेवलपमेंट राइट और फ्लोर स्पेस इंडेक्स इंक्लूडिंग एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स, FSI मतलब फ्लोर स्पेस इंडेक्स, फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रोजेक्ट बाय अ प्रमोटर मतलब बिल्डर टू अ प्रमोटर। अच्छा, वापस से सुनो, कोई भी पर्सन है, एनी पर्सन सर्विस दे रहा है, कैसे? बाय वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ डेवलपमेंट राइट, उसने ट्रांसफ़र किया डेवलपमेंट राइट टू प्रमोटर, बिल्डर को अगर कोई भी ट्रांसफ़र ऑफ डेवलपमेंट राइट दिया है, या फिर फ्लोर स्पेस इंडेक्स दिया है, कोई भी फ्लोर स्पेस इंडेक्स, ट्रांसफ़र ऑफ डेवलपमेंट राइट, कोई भी पर्सन कोई भी पर्सन अगर 2 चीज़ देता है, ट्रांसफ़र ऑफ डेवलपमेंट राइट या फिर फ्लोर स्पेस इंडेक्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट बाय प्रमोटर, अगर किसी को भी प्रमोटर से कुछ भी बनवाना है तो वो क्या करेगा? ट्रांसफ़र ऑफ डेवलपमेंट राइट या फिर फ्लोर स्पेस इंडेक्स। 2 चीज़ याद रखना, ट्रांसफ़र ऑफ डेवलपमेंट राइट या फिर फ्लोर स्पेस इंडेक्स प्रमोटर को दे रहे हैं। प्रमोटर कहाँ होना चाहिए? प्रमोटर लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। अगर कोई भी पर्सन अगर 2 चीज़ दे रहा है प्रमोटर को, ट्रांसफ़र डेवलपमेंट राइट या फिर फ्लोर स्पेस इंडेक्स, तो प्रमोटर को टैक्स भरना पड़ेगा अंडर आरसीएम, प्रमोटर को जीएसटी भरना पड़ेगा अंडर आरसीएम, अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 प्रमोटर को टैक्स भरना पड़ेगा, चाहे CGST हो चाहे IGST हो, अंडर सेक्शन 9(3) CGST, अंडर सेक्शन 9(5)(3) IGST, तो प्रमोटर को टैक्स भरना पड़ेगा। अगर कोई भी पर्सन क्या दे रहा है? ट्रांसफ़र ऑफ डेवलपमेंट राइट या फिर फ्लोर स्पेस इंडेक्स। अभी पॉइंट नंबर 15A, सर्विसेज सप्लाइड बाय एनी पर्सन लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड 30 ईयर और मोर अगेंस्ट कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ अपफ्रंट अमाउंट कॉल्ड एज प्रीमियम, कॉस्ट, प्राइस, डेवलपमेंट चार्ज एसेट्रा एंड और पीरियोडिक रेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट बाय अ प्रमोटर टू प्रमोटर यानी बिल्डर। अगर समझो कोई भी पर्सन है, उसने प्रमोटर को दिया, क्या दिया? लॉन्ग टर्म लीज पे लैंड दिया, कोई भी लैंड दिया, अगेंस्ट कंसिडरेशन, लीज पे दे दिया है 30 ईयर के लिए, कि भैया यहाँ पे बिल्डिंग बना लो, फिर बना के हम लोग को दे देना 2 फ्लैट, हम लोग रहेंगे। तो कोई भी लॉन्ग टर्म लीज पे दे दिया 30 ईयर के लिए, या फिर पीरियोडिक रेंट पे दे दिया, कि रेंट पे दे दिया प्रमोटर को, प्रमोटर उस पर बिल्डिंग बना लेगा, फिर हर महीना प्रमोटर रेंट देगा। तो फिर अगर कोई भी एनी पर्सन, जैसे कि ऊपर था पॉइंट नंबर 15 और 15A सेम है, लेकिन ऊपर क्या था? बाय वे ऑफ 2 चीज़ दिया था, ट्रांसफ़र ऑफ डेवलपमेंट राइट या फ्लोर स्पेस इंडेक्स। अगर प्रमोटर को देते हैं तो प्रमोटर को टैक्स भरना पड़ेगा। यहाँ पे लैंड दिया है, एनी पर्सन लैंड दिया है, लेकिन किस पे दिया है? पीरियोडिक रेंट पे दिया है या फिर लीज पे दिया है। लीज कितना होना चाहिए? 30 ईयर और मोर, 30 साल या 30 साल से ज़्यादा का लैंड लीज पे दिया है प्रमोटर को। तो जो प्रमोटर है, प्रमोटर को रेंट भरना पड़ेगा, तो प्रमोटर को ही टैक्स भरना पड़ेगा। प्रमोटर को टैक्स दो केस में भरना पड़ेगा, या फिर उसने किसी भी पर्सन से लैंड लिया है लीज पे या फिर पीरियोडिक रेंट पे फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट,
लीज पे लैंड लिया, या फिर पीरियोडिक रेंट पे लैंड लिया है उसने फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, प्रमोटर ने लिया है तो प्रमोटर को टैक्स भरना पड़ेगा। या फिर प्रमोटर ने लिया है ट्रांसफ़र डेवलपमेंट राइट लिया, फ्लोर स्पेस इंडेक्स लिया है प्रमोटर ने, तो प्रमोटर को टैक्स भरना पड़ेगा। तो दो केस में प्रमोटर को टैक्स भरना पड़ेगा। या फिर उसने लैंड लिया है लीज पे, लैंड लिया है लीज पे या फिर पीरियोडिक रेंट पे फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, तो प्रमोटर को टैक्स भरना पड़ेगा। या फिर उसने ट्रांसफ़र डेवलपमेंट राइट लिया या फिर फ्लोर स्पेस इंडेक्स लिया तो भी प्रमोटर को टैक्स भरना पड़ेगा। तो दोनों केस में प्रमोटर को ही टैक्स भरना है, चाहे वो लैंड लीज पे ले या रेंट पे ले फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, या फिर ट्रांसफ़र डेवलपमेंट राइट ले या फिर फ्लोर स्पेस इंडेक्स ले। ट्रांसफ़र डेवलपमेंट राइट FTDR, फ्लोर स्पेस इंडेक्स FSI। Point number 16. Services supplied by author by way of transfer or permitting the use of enjoyment of copyright relating to original literary work. Original literary work author ने सर्विस प्रोवाइड किया है किसको? पब्लिशर को। Services provided by author to publisher provided that nothing contained in this entry shall apply where, मतलब पब्लिशर को टैक्स नहीं भरना पड़ेगा अगर ऑथर मेक्स अ प्रिस्क्राइब डिक्लेरेशन ऑन द इनवॉइस इशूड बाय हिम टू द पब्लिशर। ऑथर ने एक प्रिस्क्राइब डिक्लेरेशन दे दिया ऑथर ने कि भैया पब्लिशर तुम नहीं भरो टैक्स, हम भर लेंगे, तो ऑथर को फिर टैक्स भरना पड़ेगा। अगर ऑथर हैज़ टेकन रजिस्ट्रेशन नंबर अंडर CGST एक्ट 2017 एंड फाइल अ डिक्लेरेशन विद द जुरिडिक्शनल GST commissioner that he exercised the option to pay GST under forward charge and he shall not withdraw option within a period of 1 year from the date of existing the option, from the date of exercising the option। मतलब ये कि दो केस है जब ऑथर अपने आप ही चूज कर सकता है कि भैया पब्लिशर, वैसे तो पब्लिशर को टैक्स भरना है, लेकिन अगर ऑथर चाहे तो कह दे कि भैया पब्लिशर तुम टैक्स ना भरो, हम टैक्स भर लेंगे। कौन सा दो केस है? ऑथर मेक्स प्रिस्क्राइब डिक्लेरेशन दे दिया है, प्रिस्क्राइब डिक्लेरेशन ऑन इनवॉइस इशूड बाय हिम टू द पब्लिशर, मतलब पब्लिशर ने इनवॉइस इशू कर दिया है, उसमें टैक्स लगा के इनवॉइस दे दिया पब्लिशर को, तो फिर पब्लिशर को RCM में टैक्स नहीं भरना है, नहीं तो RCM में ही टैक्स भरना है ऑथर के केस में। अगर ऑथर ने कोई सर्विस दिया है पब्लिशर को, वो सर्विस क्या होना चाहिए? ट्रांसफ़र और परमिटिंग द यूज और एन्जॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट रिलेटिंग टू ओरिजिनल लिटरेरी वर्क्स। अभी ऑथर हैज़ टेकन, दूसरा केस क्या है? ऑथर हैज़ टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर CGST। ऑथर ने क्या किया? रजिस्ट्रेशन करा लिया, और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ उसने क्या किया? डिक्लेरेशन भी फाइल कर दिया। डिक्लेरेशन कहाँ पे फाइल करना पड़ेगा ऑथर को? जुरिडिक्शनल GST कमिश्नर को उसने डिक्लेरेशन फाइल कर दिया, और डिक्लेरेशन में उसको लिखा होना चाहिए कि ही एक्सरसाइजेज द ऑप्शन टू पे GST अंडर फॉरवर्ड चार्ज एंड ही शैल नॉट विदड्रॉ द ऑप्शन विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, कि भैया हम ही GST फाइल करेंगे अंडर हम ही GST पेड करेंगे अंडर फॉरवर्ड चार्ज, और हम ये ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे एटलीस्ट 1 ईयर के लिए, मैं विद इन द 1 ईयर विड्रॉ नहीं करूँगा, तो फिर ऑथर को पेमेंट करना पड़ेगा। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑथर बाय वे ऑफ ट्रांसफ़र और परमिटिंग द यूज ऑफ एन्जॉयमेंट और कॉपीराइट रिलेटिंग टू ओरिजिनल लिटरेरी वर्क टू द पब्लिशर लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो फिर पब्लिशर को ही टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑथर चाहे तो दो चीज़ कर सकता है। अगर उसने इनवॉइस ही दे दिया है पब्लिशर को, अगर इनवॉइस ही दे दिया है, ऑथर मेक्स अ प्रिस्क्राइब डिक्लेरेशन, उसने एक प्रिस्क्राइब डिक्लेरेशन दे दिया है ऑन द इनवॉइस इशूड बाय हिम टू द पब्लिशर, उसने इनवॉइस दे दिया। दूसरा, ऑथर हैज़ टेकन अ रजिस्ट्रेशन नंबर अंडर CGST एक्ट 2017 फाइल्ड अ डिक्लेरेशन विद द जुरिडिक्शनल कमिश्नर, उसने GST रजिस्ट्रेशन ले लिया है ऑथर ने, और जुरिडिक्शनल GST कमिश्नर के पास उसने डिक्लेरेशन फाइल कर दिया है। डिक्लेरेशन में क्या लिखा होना चाहिए? ही एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे GST अंडर फॉरवर्ड चार्ज एंड ही शैल नॉट विदड्रॉ ऑप्शन विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन।
तो फिर पब्लिशर को ही टैक्स भरना पड़ेगा, ऑथर को टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। नहीं तो अगर पब्लिशर को टैक्स भरना है, ऑथर को टैक्स नहीं भरना है। अगर ऑथर चाहे तो दो केस, एक तो जीएसटी कमिश्नर को एक डिक्लेरेशन दे दे या फिर प्रिस्क्राइब डिक्लेरेशन दे दे कि भैया पब्लिशर तुम टैक्स नहीं भरो, हम टैक्स भर लेंगे, तो फिर ऑथर को टैक्स भरना पड़ेगा। नहीं तो पब्लिशर को ही ऑलवेज टैक्स भरना है अंडर आरसीएम। पॉइंट नंबर 17, सर्विसेज सप्लाइड बाय म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट। 3 लोग हैं, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट, बाय वे ऑफ ट्रांसफ़र और परमिटिंग द यूज और एन्जॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट टू ओरिजिनल ड्रामेटिक म्यूजिक और आर्टिस्ट वर्क। ओरिजिनल ड्रामेटिक म्यूजिक और आर्टिस्ट वर्क किसको ये सब सर्विस दे रहे हैं? म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट, ये तीनों किसको सर्विस दे रहे हैं? म्यूजिक कंपनी और प्रोड्यूसर। म्यूजिक कंपनी प्रोड्यूसर को सर्विस दे रहे हैं। म्यूजिक कंपनी, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और द लाइक किसको सर्विस दे रहे हैं? म्यूजिक कंपनी या फिर प्रोड्यूसर को। तो हमेशा म्यूजिक कंपनी या प्रोड्यूसर को ही टैक्स भरना है अंडर आरसीएम। टैक्स मतलब जीएसटी का टैक्स जो भरना है म्यूजिक कंपनी या फिर प्रोड्यूसर को ही ऑलवेज टैक्स भरना है, ना कि जो म्यूजिक कंपोजर है, जो फोटोग्राफर है, जो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट, फोटोग्राफर, म्यूजिक कंपोजर को टैक्स नहीं भरना है। टैक्स किसको भरना है? तो म्यूजिक कंपनी या फिर म्यूजिक कंपनी या फिर प्रोड्यूसर को टैक्स भरना है। म्यूजिक कंपनी प्रोड्यूसर को टैक्स भरना है। म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट को टैक्स नहीं भरना है। अगर कोई भी सर्विस देता है म्यूजिक कंपोजर म्यूजिक कंपनी को, फोटोग्राफर या फिर आर्टिस्ट प्रोड्यूसर को कोई भी सर्विस दे रहे हैं, तो म्यूजिक कंपनी या प्रोड्यूसर को टैक्स भरना है अंडर आरसीएम। म्यूजिक कंपोजर या फोटोग्राफर या आर्टिस्ट को टैक्स नहीं भरना है। हमेशा और हमेशा म्यूजिक कंपनी या प्रोड्यूसर को ही टैक्स भरना है अंडर आरसीएम। पॉइंट नंबर 18 सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। पॉइंट नंबर 18, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, सर्विसेज सप्लाइड बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी who has not paid GST at the rate of 12% in respect of transportation of goods by road। अगर ये गवर्नमेंट जीटीए जो है, अगर वो टैक्स नहीं भरता है, एट द रेट ऑफ 12% अगर चार्ज नहीं करता है और सर्विस दे रहा है किसको, इसमें टोटल 2, 4, 6, 2, 8 लोग हैं। 8 लोग को अगर सर्विस दे रहा है तो उसी 8 लोग को ही जीएसटी पेड करना है अंडर आरसीएम। कौन? अगर जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाला है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाले ने अपने बिल पे 12% टैक्स नहीं लगाया है इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स बाय रोड। अगर वो गुड्स खाली रोड से लेके जा रहा है और कोई भी नहीं, अगर रोड वाला ट्रांसपोर्टर है, रोड वाला गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाला है और वो सर्विस दे रहा है किसको? 8 लोग को, टोटल 8 लोग है, तो ये 8 लोग को ही टैक्स भरना है अंडर आरसीएम, ना कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को भरना है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बाय रोड वाले को टैक्स नहीं भरना है अगर उसने 12% टैक्स नहीं लगाया है। तो जो 8 लोग को सर्विस देगा ये 8 लोग को ही टैक्स भरना है। अभी वो 8 लोग में कौन है? एनी फैक्ट्री, एनी सोसाइटी, एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी फैक्ट्री, एनी सोसाइटी, एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, 3 हो गया। फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी पर्सन रजिस्टर अंडर जीएसटी, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है अंडर जीएसटी। एनी बॉडी कॉर्पोरेट, किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहा है। एनी पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एनी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर अंडर जीएसटी, कोई भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और जो कि अंडर जीएसटी में रजिस्टर है, तो अगर ये 8 लोग को दे रहा है। 8 लोग कौन हो गया? फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म वेदर रजिस्टर और नॉट, पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर रहे या नहीं रहे उसको ही टैक्स भरना है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर अंडर जीएसटी। अगर ये 8 लोग गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का सर्विस ले रहे हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बाय रोड, तो इन्हीं 8 लोग को पेमेंट करना है आरसीएम के अंदर। कौन से 8 लोग हैं? फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पर्सन रजिस्टर अंडर सीजीएसटी एक्ट 2017, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म चाहे रजिस्टर्ड रहे चाहे नहीं रहे, रजिस्टर्ड और नॉट। पार्टनरशिप को हमेशा ही, अगर उसने गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का सर्विस लिया है बाय रोड गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए,
तो फिर पार्टनरशिप फर्म को ही भरना है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर अंडर जीएसटी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर रजिस्टर अंडर जीएसटी है तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को ही भरना है। तो ये 8 लोग इंपॉर्टेंट नाम है, 8 लोग फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पर्सन रजिस्टर अंडर जीएसटी, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म वेदर रजिस्टर और नॉट, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर अंडर जीएसटी। ये 8 लोग, 8 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 8 लोग को जीएसटी अंडर आरसीएम भरना पड़ता है। अगर उसने गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी और गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाले ने 12% चार्ज नहीं किया है तो ये 8 पर्सन को भरना पड़ेगा। फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पर्सन रजिस्टर अंडर जीएसटी, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म वेदर रजिस्टर और नॉट, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये 8 को जीएसटी भरना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट आ रहा है 18A, एनी पर्सन अदर देन सर्विसेज सप्लाइड बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, services by way of any motor vehicle designed to carry passengers where cost of fuel is included in the consideration and does not issue invoice charging GST at the rate of 12% to body corporate। कोई भी गाड़ी वाला है जो कि ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं, कोई भी गाड़ी वाला है, गाड़ी वाले ने सर्विस दिया है किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को, तो लेकिन उसके जो इनवॉइस रहेगा उसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूड होना चाहिए। कैरी पैसेंजर्स करने के लिए जो भी गाड़ी वाला है कुछ भी पैसेंजर का सर्विस दिया है बॉडी कॉर्पोरेट को, तो बॉडी कॉर्पोरेट को टैक्स भरना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा 18 का 18 पॉइंट खत्म होता है। थोड़ा सा एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट में। 18 का 18 पॉइंट, आरसीएम अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, आरसीएम अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन 3, 18 पॉइंट्स। नंबर 1, एडवोकेट ने अगर सर्विस दिया है किसी भी बिजनेस एंटिटी को, एडवोकेट में 3 एडवोकेट आते हैं, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और फर्म एडवोकेट ने किसी भी बिजनेस एंटिटी को दिया है तो बिजनेस एंटिटी को टैक्स भरना पड़ेगा। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने बिजनेस एंटिटी को दिया है तो बिजनेस एंटिटी को टैक्स भरना पड़ेगा। ओवरसीइंग कमेटी ने आरबीआई को टैक्स दिया, आरबीआई को सर्विस दिया है तो आरबीआई को टैक्स भरना पड़ेगा। एनी पर्सन बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप, किसी ने भी स्पॉन्सरशिप दिया बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को तो बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को टैक्स देना है। कोई भी डायरेक्टर ने कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दिया है तो कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को टैक्स भरना पड़ेगा। इंश्योरेंस एजेंट ने इंश्योरेंस बिजनेस वाले को सर्विस दिया है तो इंश्योरेंस बिजनेस वाले को टैक्स भरना है। रिकवरी एजेंट वाले ने बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को सर्विस दिया है तो वो बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को टैक्स भरना है। किसी भी इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो कि बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप और एलएलपी नहीं है, इंडिविजुअल ने बैंकिंग कंपनी और नॉन बैंकिंग को सर्विस दिया है, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट ने बैंकिंग कंपनी या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को सर्विस दिया है तो बैंकिंग कंपनी और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को टैक्स भरना पड़ेगा अंडर आरसीएम। बिजनेस फैसिलिटेटर ने बैंकिंग कंपनी को सर्विस दिया है तो बैंकिंग कंपनी को टैक्स भरना है अंडर आरसीएम। एजेंट ऑफ बिजनेस करेस्पॉन्डेंट ने सर्विस दिया है बिजनेस करेस्पॉन्डेंट को तो बिजनेस करेस्पॉन्डेंट को टैक्स भरना है। अगर कोई भी ड्राइवर ने अपने पैसेंजर का सर्विस दिया हुआ है एनी बॉडी कॉर्पोरेट को तो बॉडी कॉर्पोरेट को टैक्स भरना है। और लेंडर ने अगर बोरोवर को लेंडर ऑफ लेंडिंग सर्विसेज, लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज का सर्विस दिया है लेंडर ने बोरोवर को तो बोरोवर को टैक्स भरना है, ना कि लेंडर को टैक्स भरना है। किसी भी एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट सिक्योरिटी सर्विसेज का सर्विस दिया रजिस्टर्ड पर्सन को तो रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स भरना है। लेकिन ये रजिस्टर्ड पर्सन ये दोनों नहीं होना चाहिए। कौन कौन से कंपोजिशन स्कीम वाले नहीं होना चाहिए और गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए जो कि टीडीएस अंडर सेक्शन 51 कलेक्ट डिडक्ट करता है। CGST, SGST, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी ने कोई भी सर्विस दिया है एनी बिजनेस एंटिटी को तो बिजनेस एंटिटी को टैक्स भरना है। लेकिन ये 4 सर्विस नहीं होना चाहिए। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल, सर्विसेज बाय वे ऑफ पोस्ट, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस, एजेंसी सर्विसेज, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी दिया है किसी भी एनी रजिस्टर्ड पर्सन तो जो रजिस्टर्ड पर्सन रहेगा उसको ही टैक्स भरना पड़ेगा। एनी पर्सन अगर अपना ट्रांसफ़र डेवलपमेंट राइट, फ्लोर स्पेस इंडेक्स या फिर लैंड दिया है लीज पे मोर देन
30 साल या फिर 30 साल से ज़्यादा, 30 ईयर और मोर देन 30 ईयर, या फिर पीरियोडिक रेंट के ऊपर, ये चारों चीज़ कौन कौन सा, ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, लैंड ऑन लीज 30 ईयर और मोर देन 30 ईयर्स, 30 ईयर और मोर देन 30 ईयर, या फिर पीरियोडिक रेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट तो प्रमोटर को टैक्स भरना है। ये चारों केस में प्रमोटर को टैक्स भरना है। ऑथर ने पब्लिशर को दिया हुआ है ट्रांसफ़र और सर्विस दिया हुआ है। सर्विस कौन कौन सा होना चाहिए, ट्रांसफ़र ऑफ परमिटिंग द यूज और एन्जॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट रिलेटिंग टू ओरिजिनल लिटरेरी वर्क्स। पब्लिशर को दिया है तो पब्लिशर को ही ऑलवेज टैक्स भरना है। ऑथर ने अगर सर्विस दिया पब्लिशर को तो पब्लिशर को ही हमेशा टैक्स भरना है। लेकिन दो केस में पब्लिशर को टैक्स नहीं भरना है। अगर ऑथर मेक्स प्रिस्क्राइब डिक्लेरेशन ऑन द इनवॉइस इश्यूड बाय हिम टू द पब्लिशर, उसने एक प्रिस्क्राइब डिक्लेरेशन दे दिया, या फिर ऑथर हैज़ टेकन रजिस्ट्रेशन नंबर अंडर CGST एक्ट 2017 एंड फाइल अ डिक्लेरेशन विद द जुरिडिक्शनल GST कमिश्नर दैट ही एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे GST अंडर फॉरवर्ड चार्ज एंड ही शैल नॉट विड्रॉ ऑप्शन विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट ने सर्विस दिया हुआ है म्यूजिक कंपनी और फिर प्रोड्यूसर को, तो म्यूजिक कंपनी या प्रोड्यूसर को ही हमेशा टैक्स भरना है। बाय वे ऑफ ट्रांसफ़र और परमिटिंग द यूज और एन्जॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट ऑफ ओरिजिनल ड्रामेटिक म्यूजिकल और आर्टिस्ट वर्क, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और द लाइक ने सर्विस दिया है म्यूजिक कंपनी या फिर प्रोड्यूसर को, तो म्यूजिक कंपनी या प्रोड्यूसर को ही हमेशा टैक्स भरना है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस दिया हुआ है गुड्स ट्रांसपोर्ट करके, लेकिन अपने बिल में 12% चार्ज नहीं किया गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाले ने। किसको, 8 लोग को दिया हुआ है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने 8 लोग को गुड्स ट्रांसपोर्ट करने का सर्विस दिया हुआ है, तो ये 8 लोग को ही टैक्स भरना है हमेशा। फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पर्सन रजिस्टर अंडर GST, बॉडी, कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप, फर्म वेदर रजिस्टर और नॉट, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर अंडर GST, या फिर कोई भी एनी पर्सन जो कि पैसेंजर ट्रांसपोर्ट करने की सर्विस दिया है बॉडी कॉर्पोरेट को, तो बॉडी कॉर्पोरेट को ही टैक्स भरना है ऑलवेज। ये ख़त्म हुआ अपना RCM का पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। अभी RCM में कुछ भी नहीं बचा है। टोटल 18.2 पॉइंट और 3 पॉइंट अंडर सेक्शन 9.4 3 पॉइंट था। 3 पॉइंट प्रमोटर को सेक्शन 9.4 और 5.4 के अंडर में सिर्फ और सिर्फ 3 गुड्स आता है जो कि प्रमोटर ने खरीदा था अनरजिस्टर्ड पर्सन से। सीमेंट, कैपिटल गुड्स या फिर कंस्टिट्यूट शॉर्टफॉल फ्रॉम मिनिमम वैल्यू ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ। तो ये 3 गुड्स, सीमेंट, कैपिटल गुड्स जो कि प्रिस्क्राइब रेट है, तो ये किस में आता है 9.4 में। और ये 3 को छोड़ के सब जो भी 18 पढ़े हम लोग, ये 18 का 18 9.3 में आता है, सेक्शन 9.3 और फिर IGST एक्ट 9.53। और IGST के अंदर 2 सर्विस आता है। 2 सर्विस कौन सा, any service supplied by any person located in non-taxable territory to any person located in taxable territory, any person located in non-taxable territory by way of transportation of goods by vessel from a place outside India up to the custom station in India to importer located in India। तो जो located in India रहेगा वही IGST पेड करेगा, जो भी पर्सन located in taxable territory रहेगा। तो यहाँ पे अपना RCM ख़त्म होता है।